जैसा कि हमने क्लास 11th फिजिक्स के पेपर के लिए पिछले 3 वीडियोस में आपके 1 अंक के ऑब्जेक्टिव, 2 अंक के क्वेश्चन, 3 अंक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपके 4-4 मार्क्स से क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कवर अप करते हैं आपके एग्जाम में। देखो, क्वेश्चंस केवल ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको उसी के आधार पर इसको पढ़ना है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि इनसे सब कुछ हो जाएगा, कि मतलब आप कुछ पढ़ना ही नहीं है। जो साल भर पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करो, अब यही समय बचा है। और ये 2-3 अंक की ये क्वेश्चन वाला वीडियो देख लेना, 1 नंबरी ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो। सब कुछ लगभग यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छी तैयारी के लिए एक तरीके से इसको मान सकते हो। ठीक है, ध्यानपूर्वक हम क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। ठीक है, और सारे 4-4 अंक के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, मेनली आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है, जरूर नहीं कि आपको हर एक का आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए, लेकिन मैं मेनली क्वेश्चन के आंसर आपको बता ही दूंगा। कह रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं इसके आधार पर बंदूक के प्रतिक्षिप्त वेग के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देखो, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, हाईलाइटेड कर लो इसको बिल्कुल से। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम तोड़ करके 2 अंकीय में अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है, या 1 नंबर में आ सकता है। संवेग संरक्षण का नियम बिल्कुल से कर लेना। कहता है कि एक पृथक प्रणाली में 2 वस्तुओं के बीच होने वाली टक्कर के लिए टक्कर से पहले 2 वस्तुओं का कुल संवेग टक्कर के बाद 2 वस्तुओं के कुल संवेग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको इसका नियम याद करके रखना है। बाकी अपने जो भी अपनी भाषा में याद करके रखा है उसी को याद करें, अभी नया याद करने की प्रयास ना करें। ठीक है, कह रहा है भाई कि संवेग संरक्षण के नियम से हमें पता चलता है कि m1, जो कि m हमारा द्रव्यमान है, v हमारा वेग है। ठीक है, संवेग हमारा होता ही है p बराबर m इंटू वी, आप सभी को पता है, बिल्कुल से इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। ठीक है, और ये हमें यहाँ पे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 दिया गया है, जो कि आपने द्रव्यमान दिए गए हैं और दो दो वेग के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, तो पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 यहाँ पे डिनोट किया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इतना तो कर लोगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप इस तरीके से बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग का यहाँ पे जो है सूत्र स्थापित कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप जरूर से रेडी कर लेंगे पूरा क्वेश्चन टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको रेडी करना है, ढालू, ठीक है, बंकित घर्षण युक्त सड़क पर वृत्तीय गति करती कार की अधिकतम चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इन जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यार, मैं हर बार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहते फिरूंगा, इनमें से तो भाई कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का चांस मत लेना। ठीक है, ये तो करना ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ये ढालू बंकित सड़क वाला कर लेना बिल्कुल से। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर अवेलेबल नहीं है, लेकिन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इतना नंबर 2 नंबर में आ सकते हैं। और कहता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, तो ये 4 नंबर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, और टोटली पूरा आएगा तो भी 4 नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको रेडी कर लो। और प्रक्षेप गति क्या होती है, यदि किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग, ठीक है, ये से ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी कि इस तरीके से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाए, तो वह पिंड जो है गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता हुआ पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर लौट करके आ गिर जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रक्षेप गति से सीधी बात इतनी है कि अपन यहाँ से कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वो वस्तु अलग दिशा में गति करते हुए किसी अन्य स्थान पर पृथ्वी पर जाकर गिरती है, और वस्तु की यही गति प्रक्षेप गति को दर्शाती है। ठीक है, इतना याद कर लोगे। बाकी प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसको सिद्ध करना बिल्कुल कंप्लीट तरीके से कर लेना भाई। और क्षैतिज परास के लिए इसका व्यंजक हो गया। ठीक है, उड्डयन काल आपको निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, इसका सूत्र स्थापित करने के लिए कहा जाए, इसकी अधिकतम ऊंचाई, तो भाई मैं कह रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से कर लो, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। ठीक है, ये रहेगा टोटली। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है, इसका व्यंजक निगमित कीजिए भैया। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है, तो वृत्तीय गति में रेखीय व वेगीय कोण के गुणनफल को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कर लेना बिल्कुल तरीके से याद। ठीक है, और ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ये रहेगा इसका आंसर। इस तरीके से इसको वृत्तीय गति के रूप में दर्शाते हो, इसका एक डायग्राम बनाओगे इसका, हाँ, और ये रहेगा आपका इसका व्यंजक, यहाँ पे अभिकेंद्रीय त्वरण के रूप में आप इसको पूरा दर्शा दोगे, व्यंजक इसका निगमित कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको रेडी करना होगा, कह रहा है भाई 20 ग्राम की गोली 900 किलोग्राम प्रति घंटे की रफ्तार से चल करके, क्या चाल से चल करके रेत के ढेर में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है, तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा, मंदन उत्पन्न होगा, उसको ज्ञात करना है। जो जो चीज़ें दी जाएँ, देखो अब क्वेश्चन अगर नहीं भी कभी आ रहा है एग्जाम में भाई, सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं तो वो आप लिख दो। दिया है हमें, क्या दिया गया भैया, इसका द्रव्यमान दिया है। ठीक है, हमें इसका क्या दी गई, इसकी चाल दी गई है। ठीक है, चाल भैया हमें दे दी गई है ना, वेग दे दिया मतलब, तो ये लिख दोगे। अब ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको अगर समीकरण गति का पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना क्या है, मंदन निकालना है, तो आप इसका यूज़ करेंगे, और बाकी हमारा यहाँ पे आंसर यहाँ पे टोटली आ जाता है।
कह रहा है भाई कि कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर गिरता है। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाए, दूरी दे दी गई 10 मीटर, ठीक है, और उस पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, ठीक है, बल दे दिएगा 200 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इतना आप लिख दोगे, इतना तो लिख ही देना है हमेशा, ठीक है। बाकी फिर आपको यहाँ पे अगर थीटा वगैरह है तो वो लिखोगे, अदरवाइज आप यहाँ पे देखोगे उसको, ठीक है। आपको कार्य की गणना करनी है, तो हमारा बल बराबर एफ इंटू डी होता है, ठीक है, यानी एफ इंटू एस कॉस थीटा। सो कॉस थीटा हमारा यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गति के विपरीत की बात कर रहा है, और सड़क द्वारा साइकिल पे किया गया कार्य की गणना। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे इस फॉर्मूले में अपन चार सारी चीज़ें रखेंगे, ये आपका जूल में आंसर आ जाएगा माइनस में। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर पर सेकंड से की वेग से फेंकी जाती है, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास, ये सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर निकालनी है। बिल्कुल से मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना भैया, इसको बिल्कुल से रेडी कर लो। अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल हो गया आपका, क्षैतिज परास हो गई, ठीक है, तो इसको बिल्कुल से कंप्लीट कर लो अच्छी तरीके से, इसको बिल्कुल से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि भाई उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई के लिए क्वेश्चन आता ही है हमेशा से क्षैतिज परास का, ठीक है, तो कर लेना इसको। नेक्स्ट कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अलग से भी आता है एक समान वृत्तीय गति का, और एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो वही क्वेश्चन है भाई, एक समान वृत्तीय गति अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा गया है आपके लिए, वृत्तीय गति की परिभाषा पूछ ली गई, ठीक है, तो ये आप लिखोगे वृत्ताकार मार्ग में नियत गति करती है कोई वस्तु, तो ये क्या कहलाएगी, ठीक है, वृत्तीय गति। वृत्ताकार मार्ग में कोई वस्तु गति कर रही है तो उसे वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है। और ये आपका इसका अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक जो अभी हमने ऊपर देखा, उसी प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना होगा, थोड़ा अलग तरीके से, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भाई, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक ऊंची ऊंची फेंक सकता है, तो वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ठीक है। और सॉरी, क्षैतिज में मतलब ऐसे में, इस तरीके से वो 100 मीटर फेंक रहा है, ठीक है, 100 मीटर, तो अब ऐसे ऊपर में वो कितना फेंक सकेगा। सो हमारा अधिकतम परास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे आर इज इक्वल टू U2/G होता है, जिसको हम यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 2 का उसमें हम भाग देंगे, ठीक है। सो हमारा 50 यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, 50 मीटर, मतलब यहाँ पे सीधी बात है कि आधा फेंक पाएगा, ठीक है, यानी कि क्षैतिज में अगर वो 100 फेंक रहा है तो ऊर्ध्वाधर में वो उसको हाफ फेंक पाएगा, यानी कि 50 मीटर ही फेंक पाएगा, आंसर 50 मीटर हो जाएगा। कह रहा है कि तनन प्रतिबल अंतर्गत प्रतिबल विकृति का वक्र बनाइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसमें आपको पदार्थ का प्रत्यास्थ आचरण, प्लास्टिक आचरण, स्थायी विरूपण, प्रत्यास्थता की सीमा को समझाना है, ठीक है। सो ये आप जरूर से देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो बोली गई हैं वो सारी चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। प्लास्टिक आचरण हो गया, प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा हो गई, इलास्टिक लिमिट हो गई, ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर हो गया आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे परमानेंट सेट हो गया, ब्रेकिंग पॉइंट हो गया, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे बता दी, ठीक है, जो कि इस प्रकार से आपको इसका एक वक्र बनाना होगा जो कि ये बनेगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल से कर लेना, ठीक है। बाकी इसके कुछ यहाँ पे कहें कि जो भी आपका यहाँ पे इसकी स्थिति के अंतर्गत जो जो चीज़ें हैं वो आपने दर्शाई हैं उनके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। ये क्या प्रत्यास्थ का प्रत्यास्थ आचरण आपने दर्शाया, ठीक है, प्लास्टिक आचरण को दर्शाया, ठीक है, इलास्टिसिटी लिमिट दर्शाई, स्थायी विरूपण, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको रेडी करना है भाई, कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए और कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन अलग से आता है 4 नंबर में, कहता है कोणीय और रेखीय वेग में संबंध लिखिए। सो कोणीय वेग क्या है, कोणीय वेग परिवर्तन वह कोणीय परिवर्तन दर है जो किसी वस्तु के घूर्णन में समय के साथ होता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और इसमें आपको संबंध दर्शाना है, तो इस टोटली क्वेश्चन को आपको बढ़िया तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेना है, बाकी इस तरीके से इसका आंसर निकल करके आएगा, इसको पूरा कंप्लीटली आपको कर लेना है, ठीक है, रेखीय और कोणीय वेग में संबंध। अगला कहा जाता है भाई कि ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए और इसके सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसका सूत्र स्थापित करना क्वेश्चन आपको जरूर से रेडी कर लेना है। इसका यहाँ पे आप इसकी परिभाषा देख सकते हो, यह किसी पदार्थ की ऊष्मा का संचरण करने की क्षमता होती है, तो उसे हम ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, और इसका सूत्र स्थापित करना लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखना है, कोई 4 अंतर लिखना है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल से 4 अंतर याद करके रखो, अगर 2 या 3 नंबर में आता है तो कर ही लोगे, 4 में आ गया तो बिल्कुल से कर लोगे, ठीक है। कह रहा है कि कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होती हैं, जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, इस शिखर और गर्त होती हैं इनमें, ठीक है। तरंगों के कणों का कंपन तरंग की दिशा में होता है और तरंगों के कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। ध्वनि तरंगें जो है अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, पानी में हलचल उत्पन्न करने वाली तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है। तो ध्वनि में जो तरंगें होंगी, ध्वनि तरंगें कहलाएंगी वो अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाएंगी, ठीक है। जो जल में होंगी वो क्या कहलाएंगी, अनुप्रस्थ तरंगें। तो ये चीज़ याद रखना है। इन्हें लंबाई की दिशा में फैलती है और ये ऊर्ध्वाधर दिशा में फैलती हैं, मतलब जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं लंबाई में फैलेंगी, ठीक है, और ये ऊंचाई में फैलेंगी, ठीक है।
है ना। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि Cp माइनस Cv, ठीक है, शुद्ध गैस के लिए गतिक समीकरण, आदर्श गैस के लिए आपको बिल्कुल से इसको सिद्ध करना होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, इसको करके जाना। समतापी प्रक्रम और रुद्रष्म प्रक्रम में अंतर लिखना है। सो इसमें तापमान जो है स्थिर रहता है, इसमें परिवर्तित होता रहता है। और समतापी में देखो, समतापी है तो इसमें स्थिर रहेगा ही, क्योंकि इसका नाम ही है भाई, है ना, आइसोथर्मल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, इसमें कोई ऊष्मा का आदान प्रदान इसमें नहीं होता है, ठीक है। गैस का दाब और आयतन दोनों बदल बदल सकते हैं, और गैस का दाब और आयतन बदलते हैं, लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी के मान में परिवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा सभी लोग कि पृथ्वी से की सतह से गहराई में जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है या बढ़ जाता है, ठीक है, क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखो गहराई में जा रहे हैं, है ना, केंद्र की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन रेडी आपको जल्दी से कर लेना है पूरा का पूरा, ठीक है, सूत्र स्थापित करना। नेक्स्ट आ जाता है आपका, किसी भवन के भूतल पर लगा पंप जो है 30 मीटर क्यूब आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि देखो तो इसकी व्यय शक्ति आपको ज्ञात करनी है, तो इस तरीके से आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पूरा का आंसर आपका आ जाएगा 3.93 किलो वाट में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो जो चीज़ें आपकी दी गई हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे, और सारी चीज़ें यहाँ पे आप फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका, कह रहा है सन्नादि क्या है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि खुले ऑर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं, आरेख भी बनाना है, ठीक है। सो वे स्वरक जिनकी आवृत्ति मूल स्वरक की आवृत्ति की पूर्ण गुणज होती है सन्नादि कहलाती हैं। वे सन्नादि जिनकी आवृत्तियां मूल स्वरक की आवृत्ति की 2 गुनी 4 गुनी 6 गुनी होती हैं, तो वो सम सन्नादि कहलाती हैं, ठीक है। तो सम सन्नादि में मतलब देखो ये सम आएंगी संख्या, ठीक है, 2 गुनी 4 गुनी 6 गुनी 8 गुनी इस तरीके से होंगी, तो ये सम सन्नादि होंगी। तथा विसन्नादि जिनकी आवृत्तियां मूल स्वरक की आवृत्ति की तिगुनी 5 गुनी 7 गुनी होती हैं, वे विषम सन्नादि, ठीक है। तो जिसमें विषम की बात करी जाए, तिगुनी हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, है ना, तो ये विषम में आएंगे। और सम में कौन से सन्नादि आते हैं, जो 2 4 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखना। आगे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे इस तरीके से इसका यहाँ पे दोनों सन्नादि को यहाँ पे दर्शाते हुए उनकी परिभाषा लिखते हुए इसका आप आरेख जरूर से रेडी कर लेंगे, ठीक है। बाकी इस तरीके से इसको आप यहाँ पे डेरिवेशन का पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बर्नौली की प्रमेय का प्रमेय को लिखिए और इसे सिद्ध भी करना है, ठीक है। तो बर्नौली प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो कहता है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की घर्षण रहित नली में धारारेखी प्रवाह में बिना किसी व्यवधान के बह रहा हो, तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर नियत रहती है, ठीक है। ये बर्नौली का प्रमेय कहता है, और इस तरीके से भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये अथवा में इस तरीके से दिया गया वही आंसर है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से आप लाइन्स को देख सकते हो, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे आप इस तरीके से इसको दर्शा सकते हो, है ना, डायग्राम के तौर पर। ये जरूर है बनाना, ये नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, सीधी बात है, ठीक है। और सिद्ध करना है, इसको कंप्लीट कर लेना बिल्कुल से, बर्नौली प्रमेय छोड़ करके नहीं जाना है। नेक्स्ट कह रहा है कि बहिस्राव वेग क्या है, टॉरिसली का नियम लिखिए। टॉरिसली प्रमेय कर लेना यार, मत छोड़ना उसको, ठीक है। बहिस्राव वेग में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो और इन दोनों में संबंध भी स्थापित करना है, और इन दोनों को याद भी करना है कि ये हैं क्या, ठीक है। बहिस्राव वेग क्या है, सो ये वेग किसी छिद्र से किसी द्रव का बहिस्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जिससे कोई वस्तु द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से उस छिद्र तक सफलतापूर्वक गिरती हुई प्राप्त कर लेता है। तो ये आप वेग याद रखेंगे। एंड टॉरिसली का प्रमेय क्या है, ये बिल्कुल से मैं कह रहा हूँ छोड़कर मत जाना इसको। किसी सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकलने वाले एक तरल वेग का परिमाण उस वेग के परिमाण के बराबर होता है जिससे कोई वस्तु द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से उस छिद्र तक स्वतंत्रतापूर्वक क्या होती है, गिरती हुई प्राप्त कर लेती है। तो ये टॉरिसली प्रमेय है, इसको रेडी करके रखना। एंड इसका संबंध इस प्रकार से होता है इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में इस तरीके से संबंध होता है, यहाँ पे बहिस्राव वेग और यहाँ पे ये हो गया टॉरिसली प्रमेय के अंदर इसमें संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गति के सेकंड समीकरण को आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, ठीक है। ये बिल्कुल से कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है तनी हुई डोरी के कंपन के लिए आपको सिद्ध करना होगा, जो कि ये यहाँ पे विधाओं की आवृत्तियाँ फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको रेडी करना है, यहाँ पे समीकरण दिया गया है, इसकी शुद्धता की जांच करनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कहता है विमीय विश्लेषण विधि के आधार पर विमीय समीकरण टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडरूट एल अपॉन जी की शुद्धता की जांच कीजिए, जहां टी क्या है, सरल लोला का आवर्तकाल है, एल प्रभावकारी लंबाई है, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इस बार आने के चांस हैं, बिल्कुल से कर लेना, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग भी, वायु दाब क्या होता है पी, घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग भी और न्यूटन सूत्र की स्थापना कीजिए। ये भी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ये 4 अंकीय क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ केवल यहाँ पे। इन क्वेश्चन को हल्के में मत लेकर के जाना, ये क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। तो जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, जल्दी से आंसर इनको रेडी कर लेना, ठीक है।
10 सेकंड बाद का क्षैतिज प्रहार 100 मीटर का प्राप्त होता है। तो इसकी गणना करनी है किसकी प्रक्षेप वेग का क्षैतिज घटक भाले द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, प्रक्षेप वेग और ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। और इसमें आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों ही करने हैं और माले का प्रक्षेप कोण करना है, ठीक है। और ये आप पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगला करना है आपको सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है, उसकी प्रभावकारी लंबाई, ठीक है। इसके लिए आपको संबंध करते हुए इसमें सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल से कर लेंगे। नेक्स्ट है, कोई वस्तु 2 मीटर व्यास की वृत्तीय पथ पर 20 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से गतिमान है, अर्ध चक्र पश्चात गणना कीजिए, ठीक है। तो ये वेग में परिवर्तन का परिमाण ज्ञात करना है, वस्तु का विस्थापन, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु का त्वरण और लगा हुआ समय आवर्तकाल यानी कि, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे यहाँ पे ज्ञात करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको रेडी करना होगा वो आपके यहाँ पे इसमें संबंध स्थापित करना है, जो कि मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न के लिए कार्य को व्यंजक को स्थापित कीजिए। तो रुद्धोष्म प्रसार का समतापीय प्रसार का व्यंजक रेडी कर लेना, ठीक है। फलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गतिक समीकरण प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक हैं 4 अंकीय, फिर 1 2 2 3 अंकीय बताए गए हैं, है ना। कह रहा है कि एक समान गति के लिए VT ग्राफ खींचकर वेग समय ग्राफ खींचना है, इसके लिए गति समीकरण प्राप्त करना है, ठीक है। तनित तार के लिए संचय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित करना है। पलायन चाल किसे कहते हैं, इसका व्यंजक भाई पलायन चाल का व्यंजक कर लेना। इस सीमांत वेग की परिभाषा लिखिए, ठीक है। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, ना, और ये हम क्वेश्चन देख ही चुके हैं वैसे तो। सरल आवर्त गति में कण के वेग और त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिखिए, इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। सो ये F × ma वही क्वेश्चन है, ये उसको कर लेना, ठीक है। और अगला ये क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अंकीय में है, तापीय प्रसार क्या है, 2 अंकीय है। सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, ठीक है। बॉयल का नियम 2 अंकीय कर लेना, ठीक है। 3 अंकीय क्वेश्चन है, चालन किसे कहते हैं, उष्मा चालकता का सूत्र तथा इसका मात्रक लिखिए, 2 या 3 अंकीय आ सकता है, ठीक है। भारहीनता किसे कहते हैं, 2 अंकीय है। सांद्रता समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, ये आपका 4 अंकीय क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कह रहा है आपका कि एक्स के अनुदेश गति कर रही वस्तु का इससे समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल से कर लेना न्यूमेरिकल, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में देखने को मिलना है, तो ये बिल्कुल से कर लेना, ठीक है। तो इसे बिल्कुल कंप्लीट कर लेना कार्य ऊर्जा प्रमेय को, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो रहा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल से करके जाना, ठीक है। आपको सिद्ध करना है आदर्श केस के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया गया है, इसको आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। इसमें आपको चाल क्या होगी, चाल निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको चाल की मतलब चाल द्वारा चली गई इसमें दूरी तय करनी है, तो ये भी आपका यहाँ पे इसमें समीकरण के द्वारा इसको यथार्थता की जांच करते हुए बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं भाई, इनमें से एक भी मत स्किप करना, ये सारे क्वेश्चन अभी कर सकते हो आप आसानी से, इनको देखो और जल्दी से ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक है। क्योंकि यार फिजिक्स का पेपर है और इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे चांसेस हैं, इसलिए पूरे क्वेश्चन बताना जरूरी है, नहीं तो बाद में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो फिर आप लोगों को और ज़्यादा निराशा होगी, ठीक है। तो क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊपर प्रक्षेप्त वेग के लिए आपको क्या करना है, पिंड के लिए उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक है, क्षैतिज परास के लिए व्यंजक स्थापित करना है। और 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में प्राप्त करते हुए आप पूरा का पूरा आपको व्यंजक निर्मित करना है, ठीक है। और कुछ लास्ट 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, ठीक है, ये रहेंगे, ठीक है। ये दिया गया संभव त्रिभुज के शीर्षों में 3 कोणों के, ठीक है, इस तरीके से ये दिया गया है। और ये आपका ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, सदिशों के वियोजन में परिभाषित कीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल रूप में दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर से कंप्लीट करके जाओ, बाकी और आपने जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन करके जाना है। देखो यार मेन चीज़ है रिवीजन, अगर आपने रिवीजन अच्छी तरीके से कर लिया तो आप अच्छा करके ही आओगे, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहो और वीडियोस अपनी डली हुई उनको जा करके देख लो, 2 अंक 3 अंक के क्वेश्चन हमने टोटली कंप्लीट करे हैं और 1 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, तो जाओ और जा करके वीडियोस आप देख लो। और ये क्वेश्चन कुछ ये हैं यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से हमने इनको कंप्लीट तो कर ही लिया है, ठीक है। सो आप जाओ इनका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।